कहते हैं किसी भी अपराध के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, बिना वजह के कोई भी अपराध नहीं होता है। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं इसमें भी एक वजह होती है और ठोस वजह होती है, जो कि पुलिस उस वजह को जान चुकी थी, लेकिन कोई भी जनता मानने के लिए तैयार नहीं थी। जो भी कातिल था उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे कि ये भी ऐसा कर सकता है इस तरीके से। और पुलिस जब पूरा जांच पड़ताल करती है और सच्चाई सामने जब पेश करती है तो लोगों को वाकई में यकीन नहीं हो रहा था कि पूरी जनता जिसको सत्य मान बैठी थी, पुलिस ने उसको झूठ साबित करके दिखा दिया। इस घटना ने न ही रिश्तों को तार तार किया, बल्कि लोगों को यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि कोई भी व्यक्ति लालच में कितने हद तक गिर सकता है। आज की घटना सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है पुणे, यही का एक क्षेत्र लगता है औंध। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है आनंद कामले। उसकी शादी दीक्षा ओवाल से 20 मई 2018 को हो जाती है। दोनों की शादी धूमधाम से होती है और दुल्हन अपने पति के घर आ जाती है। सुहाग रात के दिन जब पति दुल्हन के पास जाता है तो दुल्हन बोलती है कि हम लोग कुछ भी गलत काम नहीं करेंगे, जैसे कि सुहाग रात में एक पति पत्नी करते हैं। उसके लिए हम लोग कहीं हनीमून पे चलेंगे और घर से कहीं दूर चलेंगे और वहीं पर ये सब कुछ करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। और पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए उसका पति भी, जो दुल्हा था, वो भी मान जाता है, बोलता है ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही करेंगे। फिर हनीमून पे चलने के लिए तैयारी करते हैं। महाबालेश्वर और पंचगढ़ी एक स्थान है, वहीं पर दुल्हन बोलती है कि वहीं पर चलेंगे हम लोग घूमने और वहीं हनीमून मनाएंगे। पति भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका पति थोड़ा गरीब था। वो एक दुकान चलाता था आनंद आर्ट के नाम से। वहां पे गाड़ियों के जो नंबर प्लेट होते हैं उनका आर्ट बनाया करता था। वो भी सोचता है कि चलो अगर यहीं पर चलेंगे तो हमारे बजट में भी रहेगा और हम लोग घूम टहल भी लेंगे। आनंद जितना खूबसूरत था, देखने में अच्छा लगता था, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत उसकी बीवी थी और इसीलिए लोग बोलते थे कि दोनों की जोड़ी क्या जम रही है। 13 दिन बाद प्लानिंग की जाती है। आनंद का एक दोस्त होता है राजेंद्र, उनकी बीवी होती है कल्याणी। चारों लोग मिल करके प्लानिंग करते हैं चलने के लिए। 2 जून 2018 को लगभग दोपहर के टाइम पे निकलते हैं। ओन से महाबालेश्वर के लिए निकल पड़ते हैं गाड़ी पे। और जो राजेंद्र होता है इनका दोस्त, वो गाड़ी चलाता है और बगल में राजेंद्र की बीवी बैठी हुई थी। जो दूल्हा और दुल्हन थे वो बीच वाली गाड़ी पे बैठ जाते हैं, एंजॉय करते हुए बाकायदे जा रहे थे। 120 किलोमीटर जाने के बाद जत्था एक जगह होता है परानी पहाड़ियों के पास। वहां पर जब पहुंचते हैं तो जो लड़की होती है यानी दुल्हन जो होती है उसको चक्कर जैसे आने लगते हैं, उल्टियां आने लगती है। तो वो बोलती है, जो गाड़ी चला रहा था उसको बोलती है, भैया गाड़ी थोड़ा धीरे करना, मैं थोड़ा घूम टहल लूं, रुक जाऊं, क्योंकि मेरे को उल्टी आ रही है और मेरा सिर भी चकरा रहा है। तो बोलता है कोई बात नहीं भाभी, मैं गाड़ी रोक देता हूँ उधर, क्योंकि पतली रोड थी तो वो लोग सोचते हैं किनारे कहीं साइड में लगा देते हैं और घूमने तो चलना ही है, जैसे ही मूड फ्रेश हो जाएगा फिर चल देंगे। और जो दूल्हा और दुल्हन थे दोनों उतर जाते हैं गाड़ी से, और जो उसके दोस्त थे और दोस्त की बीवी, दोनों लोग गाड़ी में ही बैठे होते हैं। आनंद और आनंद की बीवी थोड़ा दूरी चल देते हैं घूमने के लिए, थोड़ा घूम टहल लेते हैं, फिर चलते हैं। तब तक सही दिमाग भी सही हो जाएगा क्योंकि इसको चक्कर आ रहा है। तो जो उसकी बीवी थी थोड़ा घूमते घूमते थोड़ा और दूर चली जाती है और आनंद भी साथ में लगभग 50 मीटर, जहां गाड़ी खड़ी थी वहां से 50 मीटर दूर चले जाते हैं। और इधर जो आनंद का दोस्त था ये सोचता है कि चलो मैं भी उतर जाता हूँ, थोड़ा घूम टहल लेता हूँ। जैसे ही उतरता है तभी एक बाइक से आता है एक व्यक्ति और दुल्हन से कुछ बात करने की कोशिश करता है। तब तक एक बाइक से और 2 लोग आ जाते हैं और जो दुल्हन थी उससे उसके जेवरात यानी सामान जो पहनी हुई थी, सोना चांदी, उसको छोड़ने लगते हैं। आनंद मना करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो लोग जो बदमाश आए थे वो आनंद को एक एक करके कई छुरियां मारने लगते हैं। जब छुरी चक्कू मारने लगते हैं तो आनंद की जो बीवी थी यानी दुल्हन जो थी वो रोने लगती है, बिलखने लगती है, बोलती है ऐसा क्यों कर रहे हो। और
बार बार मना करती है, उसके बाद भी जो बदमाश थे वो बार बार छुरियां चाकू मार रहे थे। और जब इस तरीके से चाकू मारते हैं कि वो लगभग मरने के लायक हो जाता है वो जो आनंद होता है। और आनंद का जो दोस्त था वो गाड़ी लेकर के अपने पत्नी को बैठा करके भाग जाता है वहां से। अब आनंद, वो लोग जो बदमाश थे वो उसका सोना चांदी जो भी पहनी थी उसको चुरा करके भाग जाते हैं। और जो आनंद की बीवी थी वो भी रोते रोते वहीं पर बेहोश हो जाती है। और लोग आते हैं, वहां के स्थानीय लोग इस पूरी घटना को देखते हैं। जैसे मतलब लोग आनंद को मार रहे थे जो बदमाश थे, उस रोड पे काफी गाड़ियां आ रही थी और जा रही थी। कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जा करके मना कर दें। सब लोग सोचते थे इस लफड़े में मेरे को नहीं पड़ना है, सब अपने रास्ते चले जा रहे थे, कोई भी मना करने के लिए नहीं आया। और जब लोग वहां पे जुटने लगते हैं पूरी घटना होने के बाद, तो आनंद की बीवी बार बार सभी से बोलती है कि भैया मेरी मदद कर दो, मेरी जो पति हैं इनको किसी ने मार दिया है, कहीं हॉस्पिटल में ले चलो, इन्हें भर्ती कराओ, हो सके तो बच जाए। क्योंकि उस समय शायद कुछ सांसें चल रही थी। तो वहां के कुछ लोग होते हैं, वो लोग जतारा हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहां पे भर्ती कराते हैं। तो वहां पे जो डॉक्टर होते हैं उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद जो इनका दोस्त था राजेंद्र, वो गाड़ी लेकर के गया था, पंचगनी थाना पे पहुंचा था। वहां पर थानेदार से बोल रहा था कि हमारे दोस्त को कुछ बदमाश छुरी चाकू से मार रहे हैं, उसे बचा लीजिए चल करके। वहां के पुलिस वाले बोल रहे थे मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, आप दूसरे पुलिस स्टेशन पर जाओ, वहां पे भेज देते हैं। और वो बार बार विनती कर रहा था कि चलिए बचा लीजिए, किसी का मतलब मर्डर हो रहा है, हमारे दोस्त को बार बार मार रहे हैं। लेकिन पुलिस सुनती नहीं है। उसके बाद वो भागा हुआ असली पुलिस स्टेशन जाता है, जहां पर मतलब जो उनके कार्य क्षेत्र में आता था। वहां के जब पुलिस वाले सुनते हैं तो वो लोग जाते हैं। राजेंद्र पुलिस वालों को लेकर के वहां हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पे उनकी बीवी बार बार रो रही थी। और इतना रो रही थी कि वो रोते रोते बेहोश हो जाती थी, फिर उठती थी, फिर रोती थी। और जैसे ही राजेंद्र को देखती है उनकी बीवी, आनंद की बीवी जो दुल्हन थी, राजेंद्र को देखते ही पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है। बोलती है हमारे पति को वो लोग मार रहे थे और तुम भाग गए, अगर शायद तुम आए होते तो मेरे पति बच जाते। इस तरीके से बार बार आरोप लगा रही थी। और राजेंद्र बोल रहा था कि मैं क्या अकेले जाकर क्या कर सकता था, मैं पुलिस की हेल्प लेने के लिए भागा था। इस तरीके से बातें होती हैं। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है और उसका जांच पड़ताल करने लगती है कि किस तरीके से इसको मारा गया। और देखती है पुलिस को ये शक होता है कि कोई ना कोई मैटर जरूर है, क्योंकि अगर कोई सिर्फ सोना चांदी चुराने के लिए आएगा तो वो इतना बुरी तरीके से चाकू नहीं मारेगा, वो सिर्फ अपना सामान लेकर के भाग जाएगा। कोई ना कोई दुश्मनी जरूर है। वो आनंद की मोबाइल का जो सीडीआर होता है, लोकेशन होता है, सब कुछ निकालती है, तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद आनंद की जो पत्नी थी, जो दुल्हन थी, उसके मोबाइल का जब सीडीआर निकलवाया जाता है तो ऐसे खास कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन एक नंबर मिल रहा था जिससे इसकी लगातार बातें होती थी, काफी बातें होती थी आनंद की बीवी की और उस व्यक्ति की जिसकी नंबर निकाला जाता है। उसके बाद फिर भी किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई होगा बदमाश, और कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था, न ही लड़की के घर वाले और न ही आनंद के घर वाले। सब कोई भी यकीन नहीं कर रहा था कि कैसे मृत्यु हो गई, कोई किसी को अंदाजा ही नहीं था। उसके बाद पुलिस एक चीज देखती है कि जिस नंबर से आनंद की बीवी की ज्यादातर बातें होती थी, उसी नंबर पे जिस समय घटना हुई थी उसी समय ये लोकेशन भेजी थी व्हाट्सएप पर। और जब पुलिस बोलती है कि लोकेशन किस लिए भेजी थी इस व्यक्ति को, तुम यहाँ पर जब पहुंची तो लोकेशन किस लिए भेजी थी, जब पुलिस ये सवाल करती है तो जो दुल्हन होती है उसकी जबान लड़खड़ाने लगती है और वो कहीं ना कहीं बातों में फंस जाती है। उसके बाद पुलिस अपने हिसाब से समझ जाती है और जांच पड़ताल अच्छे से करती है। उसके बाद अपने हिसाब से पुलिस जब पूछताछ करती है तो सारी बात बयां कर देती है। आनंद की बीवी बताती है कि निखिल मालिकार एक व्यक्ति है जो कि करोड़पति है, बिल्डर्स है, और उससे मेरी मोहब्बत हो गई थी पहले से ही, शादी के पहले ही हमारे अवैध संबंध थे उससे। और मैंने घर वालों से बोला था कि मैं उसी से शादी करूंगी, लेकिन घर वाले बोले कि नहीं, पैसे मत देखो, अच्छा इंसान देखो। उन्होंने मेरी शादी निखिल के साथ न करके आनंद के साथ जबरदस्ती कर दी। और निखिल बोल रहा था कि तुम शादी मत करो, नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा। तो मैंने बोला कि टेंशन मत लो, मैं कुछ ऐसी प्लानिंग करके रखी हूँ
कि शादी होने के बाद भी कुछ होगा नहीं, तुम मेरे ही रहोगे। इस तरीके से शादी सोचती है कि मैं शादी कर लूंगी, उसके बाद अपने पति को इस तरीके से मरवा दूंगी। जब मरवा दूंगी तो मेरे घर वाले बेबस होकर के मेरा शादी निखिल के साथ दोबारा कर देंगे। ये सोच करके वो अपने निखिल के साथ मिल करके एक प्लानिंग बनाती है। और निखिल करोड़पति था, वो अपने कुछ गुंडे, लगभग 4 गुंडे होते हैं, और उनको पैसे दे करके भेज देता है और आनंद की हत्या करवा देता है। जो दुल्हन का भाई था वो बोलता है कि मेरे को कहीं ना कहीं पहले से यकीन हो गया था, लेकिन मेरे को पता था कि इस मेरी बहन को कभी उल्टी नहीं आती, फिर वहां कैसे उल्टी आ गई। इस तरीके से कहीं ना कहीं शक हो चुका था, लेकिन किसी से कह नहीं पा रहा था वो। जब पुलिस बोलती है कि तुम्हारी शादी आनंद के साथ जब हो गई थी तो तुम ऐसा कृत्य क्यों की, तो इसकी बीवी बोलती है, जो दुल्हन थी वो बोलती है कि क्या करती, आनंद एक गरीब था, उसके खाने के लिए भी पैसे नहीं जुट पाते थे, और निखिल करोड़पति था, मेरी हर एक इच्छा पूरी करता था, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, तो मैं उसके चक्कर में पड़ गई, क्योंकि मैं सोचती थी कि ऐसे के साथ रहूं जिसके कोई कमी न हो और पैसे ही पैसे हों। आखिरकार पुलिस इस दुल्हन को, और जो निखिल होता है और जो 4 और होते हैं जो हत्या किए थे, सभी को सलाखों के पीछे कर देती है। आखिर पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक विश्वास से भरा हुआ होता है, लेकिन इसकी तो सिर्फ 13 दिन ही हुई थी शादी हुए, और इनके प्रति इतना विश्वास था कि कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब कोई इस तरीके से धोखा देता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किसके ऊपर विश्वास किया जाए और किसके ऊपर न किया जाए। जब पुलिस इस मामले का पूरा खुलासा करती है तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक नई नवेली दुल्हन किस तरीके से, इस शातिर तरीके से किसी की हत्या कर सकती है। ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।